कहते हैं कि जब किसी को मौत आ जाती है तो उसके परिवार वालों को सब्र आ जाता है। दरअसल देर सवेर वह मान लेते हैं कि यह वह शायद इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन सब्र तब नहीं आता जब घर से कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई अचानक से लापता हो जाए। उसकी तमाम जगह ढूंढा जाता है और वो वापस नहीं मिलता तो घर वालों की एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि वो पता नहीं कब लौट कर आएगा। भले ही चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि वह कब आएगा, किस हाल में होगा, क्या करता होगा। ऐसा ही होता है 10 फरवरी 2012 को। एक व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है। उसके घर वालों ने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह मिलता नहीं है। परिवार वाले उस उम्मीद में थे कि कभी तो वह लौटकर वापस आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है। 23 जनवरी 2023 को यह वाक्य है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक इलाका लगता है, थाना लगता है, उत्तर थाना क्षेत्र का इलाका है, टापा खुर्द कृष्णा नगर। दरअसल यहाँ पर एक उमेश चंद नाम का एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करा रहा था और सफाई के दौरान ही पता चलता है कि जो उसका सेप्टिक टैंक है वो पूरी तरह से चौक हो गया है और वह परेशान हो जाता है कि कुछ सफाई कर्मचारी को बुलवाता है और अपने सेप्टिक टैंक की साफ सफाई करा रहा था। और इसी बीच में सेप्टिक टैंक में जब सफाई कर्मचारी कुछ हाथ डालते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले तो उनके हाथ में एक कंकाल आता है, यानी कि सर आता है। उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियां यानी शुरू हो जाती हैं। अब थोड़ा वह परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मालिक को बिना बताए यह सूचना किसी तरकीब से पुलिस थाने को पहुंचा दी। पुलिस मौके पर आती है और यह पूछा जाता है कि ये नर कंकाल जो मिला था वह आखिरकार किसका है। और जो मालिक होता है वह कहता है कि साहब, मुझे तो कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन उस मालिक यानी कि उमेश चंद की, जो कि पावर कॉम्प्रीमेशन में काम करता था, उसके लगातार जब पुलिस पूछताछ करती है तो आखिरकार वो कहता है कि साहब 2015 में मैंने यह मकान, एक व्यक्ति था सुनील, मैंने उसी से खरीदा था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस सुनील के पास जाती है तो पता चलता है कि सुनील की तो 2018 में मौत हो चुकी है। अब पुलिस है परेशान थी कि आखिरकार किसके बातचीत करनी चाहिए। पुलिस उसकी पत्नी पुष्पा के पास जाती है, साथ ही उसके भाई नीरज के पास जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या मजा रहा है, क्या नहीं है। जब बात माजे की आती है, पूछने की आती है, तो वे एक ऐसा खुलासा होता है जिस पर लोगों को यकीन नहीं रहा था। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम होता है छोटेलाल और सुनील की ज्यादातर जुआ खेलने की आदत थी। अब ऐसी स्थिति में पुष्पा को लगता था कि जो घर का सारा सामान वगैरह है ये जुए में बिगवा देंगे और छोटे लाल का हाथ है। अब पुष्पा उसके छोटे लाल के घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसकी गाली वाली देके आ जाती है। इसी बीच में छोटे लाल को गुस्सा आता है और अचानक ही वो वापस लौटकर इसके सुनील के पास पहुंचता है और यहाँ पर शाम को उन्होंने में हाथापाई शुरू हो जाती है। 10 फरवरी 2012 को जब हाथापाई शुरू हो जाती है तो धक्का देते हैं और वो उसका सिर दीवार में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब छोटे लाल की मौत हो जाती है। 3 लोग गंभीर होते हैं, यानी कि एक सुनील होता है, उसका भाई नीरज होता है और उसकी पत्नी होती है पुष्पा। वो सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने लगा दें, लेकिन उसके वक्त नहीं मिलता है। इसलिए जो शिफ्ट से टैंक था, उस शिफ्टिंग टैंक में उस लाश को डाल देते हैं और वह सोचते हैं कि शायद कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन उसे जुआ खेलने की आदत थी, इसलिए घर बिक जाता है और वह घर खरीद लेता है उमेश में। और जब वो अपना सेप्टिंग टैंक साफ सफाई करा रहा था तब जाकर पता चलता है कि इसके अंदर एक लाश थी। और लाश का जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, यानी कि उसके जो कंकाल होता है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो छोटे लाल का ही निकलता है। और उसकी पत्नी सुदामा और 2 बच्चों जो एक इंतजार कर रहे थे पिछले 12 साल से, तब जाकर पता चलता है कि वह तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन गायब हुआ था। दरअसल उसकी लाश, उसकी जो कंकाल था वो एक सेफ्टी टैंक में था और इस बात का खुलासा होना था। फिलहाल जैसे घटना का पता चलता है, उनके
उनके पति को मौत हो चुकी है तो वो सब कर लेते हैं, और यहाँ तक कि अब शायद कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे, ऐसे ही होता है अन्य मामले में। लेकिन जिन मामलों में कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आता है, तो उन्हें सब्र नहीं होता। वो हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनका अपना कहाँ गया होगा, किस हाल में होगा। आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को सुनाने के बाद न केवल आप पुलिस की तारीफ करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति गायब होता है और जब वो वापस अपने परिवार से मिलता है और परिवार वालों को देखकर वो रोता है और परिवार वाले देखकर उसको रोते हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई कहानी बिल्कुल अलग है, दूसरी कहानियों को एकदम डिफरेंट कहानी है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2024 की। रात लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और ईएसआई हरिशंकर त्रिपाठी यह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे। देख रहे थे कि इनकी जो ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई यहाँ पर कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है जिसके की क्राइम हो सके। तभी असलम खान जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए थे, और 1 पर खड़े होने के बाद जब उनकी नजर एक जो कूड़ेदान के उस बॉक्स पर जाती है, तो उस कूड़ेदान के में जो एक भिखारी जो होता है, वो बार बार हाथ डालता था और उसके अंदर से कोई छोटी सी पानी की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कुछ भी ऐसी लिक्विड या कुछ खाने का ऐसा कुछ सामान था, वह हाथ डालता था और उसमें अगर बूंद 2 बूंद पानी भी मिल जा रहा था तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही थी तो वो पी रहा था। अब जैसे ही असलम खान सब इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पहुंचती है, तो वह देख कर रहा था कि देखते ही देखते वो वही पास में जो कैंटीन थी, कैंटीन पर जाते हैं और एक पानी की बोतल लाते हैं, और पानी की बोतल लाने के बाद उस भिखारी के हाथ में दे देते थे। क्योंकि भिखारी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो अजीब तरह के कपड़े थे, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बाल उसके बड़े हुए थे और दो कुछ अजीब सा भद्दा सा गंदा सा कुछ मासूमियत हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद प्यासा होगा, इस भूख लगी होगी, इसको पानी दे दें। उन्होंने पानी की बोतल लाके दी क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा था, और 27 अप्रैल 2024 की रात के लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाक्य था। पानी की बोतल जैसे ही उस भिखारी को देते हैं, तो भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बड़े बेहतरीन तरीके से सलीके के साथ उसने कहा, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे यह बात थैंक यू वेरी मच सर बोला गया, तो सभी इंस्पेक्टर असलम खान होते हैं, उनकी नज़र एकदम से उस पर टकती लगने लगती है। देखते रहते हैं कि इतने शानदार तरीके से अंग्रेजी में कैसे बोल रहा। फिर उसने न केवल 2-4 शब्द बोले, और जैसे शब्द बोलता है अंग्रेजी के, जब उनका थैंक यू बोलता है, उनसे बातचीत करता है अंग्रेजी में ही, तो उन्हें लगता है कि एक भिखारी होकर इन्होंने कौन शुरुआत में तो उनको लगता है जैसे कोई सीबीआई का कोई अफसर हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए इसमें अपना रूप बदल लिया। तभी असलम खान कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन है? बड़े सलीके से उससे बात कर रहे थे। तभी उसने कहा कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, बिदूर थाना क्षेत्र है, उसी का समा मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तब उसे डांटते फटकार हुए कहते हैं कि तुमने अपना रूप क्यों बदल रखा है? कहता है कि साहब रूप नहीं, ये कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। पढ़ा लिखा हूँ, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुनना चाहिए। तभी असलम खान उस लड़के को, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। सबसे पहले उसको खाना खिलवाते हैं और खाना खिलवाने के बाद उसको कहते हैं कि तुम चाहो तो फ्रेश हो सकते हो। और जब वो खाना वाना खाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद चाय पीता है और उससे कहता है कि ठीक ठीक है, आप अब अपनी कहानी तुम बता सकते हो। कहता है कि साहब मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम अपनी कहानी को बता सकते हो। कहानी की जो मेरा अपना गांव है, जिस गांव का नाम है समाय, जो थाना क्षेत्र बिदूना और जिला औरैया उत्तर प्रदेश का लगता है। बात 26 जून 2022 की बात है। घर में पैसे की जरूरत थी, पिताजी उसके है नहीं, और वो लड़का पैसे निकालने के लिए जब आता है शहर लगभग 8 किलोमीटर दूर विधना लगता है, जहां पर एटीएम
है तो वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। एक दोस्त होता है उसका बैंक में, उससे कहता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे कुछ पैसे निकलवा के एटीएम से दे दो। तो उसके दोस्त ने इस पैसे निकालवाने की मदद से और उस मदद करने के बाद उसने उसको एटीएम और उसके पैसे दे दिए। अब यहाँ से महावीर सिंह पैसे लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगता है। वह इंतजार कर रहा था कि कोई बाइक, कोई स्कूटर या फिर कोई टेम्पो, कोई भी वाहन किसी भी तरह का बस वगैरह कोई जाएगी और गांव की तरफ गुजरेगी तो वह उसमें बैठ जाएगा। जैसे ही एक कार वहां से निकलने वाली होती थी तो कार की तरफ वो इशारा करता है, हाथ देता है ताकि वह उसे लिफ्ट दे दे और उसको उस रास्ते पे जा रहे तो उसको अपने गांव के मोड़ तक छोड़ दे। तो अपने घर को पहुंच जाएगा। वह वैसे ही वो आते हैं तो गाड़ी आती है, आग के पास में रुकती है। वो हाथ देता है, रुकने के बाद अब वो लोग कुछ बातचीत करने लगते हैं। उनकी बातचीत की जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी वो ऐसी नहीं थी जैसी भाषा वो खुद बोलता है। ना तो वो भोजपुरी थी, ना वो हिंदी थी, ना अंग्रेजी में बात कर रहे थे। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा कि मुझे आगे तक जाना है। तो ठीक है, आप बैठ जाइए। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है और वो लोग कुछ खा रहे थे। खाते खाते उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो इशारा करते हुए तो उस लड़के ने भी, यानी कि महावीर ने भी, जो खाने का सामान था, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी। फिलहाल उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। तो जैसे ही उसने कुछ खाने का सामान लिया, अचानक से उसको नींद आ जाती है और नींद आने के बाद उसको पता नहीं कि कब होश आनी आता है, यानी कि काफ़ी वक्त बीत चुका था। और जैसे ही उसको आँख खुलती है तो वो टॉयलेट के अंदर बंद, और अब टॉयलेट के अंदर बंद है और वो जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकलवाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे बंद किया हुआ है। जब बार बार शोर मचा रहा था तो उसको शोर सुनने के बाद कोई व्यक्ति आता है। वो अपनी ही तरह की भाषा में बात कर रहा था, ऐसी भाषा जिस भाषा को महावीर सिंह समझ नहीं पा रहा था। और उसने उसको बेवजह पीटना शुरू कर दिया। यानी कि जब तक वह शांत नहीं होता है महावीर सिंह, तब तक उसको ऐसे थप्पड़ से पीटता रहा। और उसको बाद में भूखा था, कुछ खाने को मांगता था, पिटाई होती थी। और इसी बीच में उसके एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे ही इंजेक्शन दे दिया जाता है उसके फिर से नशा हो जाता है, यानी कि वो पहले से ही नशे में था और उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह एटीएम में कुछ था ही नहीं, पैसे उसके गायब हो चुके थे। अब उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी और वो कौन है, कहाँ से आया है ये, और कहाँ से उसको बात कुछ इल्म नहीं हो रही थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी, पर परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद फिर आंखें खुलती हैं जब इंजेक्शन का असर कुछ कम हो जाता है। तो फिर वो रोते हुए, बिलखते हुए कहता है कि साहब आप मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं कहता हूँ मुझे बता दो। तो उनकी जो भाषा शैली थी वो अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने इसलिए उन्होंने खाने वाने का इंतजाम नहीं किया। खाने का इंतजाम करने के बाद अब उस एक कमरे में कैद हो जाता है। ऐसे कमरा जहाँ पर कोई और दूसरा था नहीं, जहाँ उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था, वहाँ खाना मिलता है। और खाना खाने के साथ साथ कभी कभी मार भी पड़ जाया करती थी, लेकिन वो क्यों मारते थे, क्यों पीटते थे, उसके समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उस लड़के को एक ऐसे निर्माणाधीन एक बिल्डिंग के पास लेकर जाया जाता है जहाँ पर पहले से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अब वहाँ पर काम भी कर रहा था और काम करते करते घर आता था, खाना मिलता था, यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था। जैसी जगह में वह रह रहा था, इसलिए वह भाग ना जाए, उसे बीच में इंजेक्शन दे दिए जाते थे या फिर कोई नशीली पदार्थ खिलाया जाया करता था। और धीरे धीरे करके उसे पता नहीं कब सन 2030 गुजर जाता है और सन 2024 आ जाता है। एक नई दुनिया में था, एक नई ऐसी दुनिया में जहाँ कोई उसको दोस्त नहीं था, जहाँ पर कोई उसका पहचानता नहीं था, जहाँ से भागने की कोई कोशिश करे भी तो कहाँ से भागने की, ऐसा अवसर नहीं था। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात है। उसको नशे की इतनी आदी हो जाती है कि इंजेक्शन की भी असर उसे पर एक कम हो जाता है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा होश था। और जब उस रात में उसकी आंखें खुलती हैं तब उसने रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। और वो एक टॉयलेट के बहाने से जैसे ही वहां से निकलता है तो किसी ने उसे रोका, ना किसी ने टोका। अब वह वहां से मौका पाते उस जगह से, बिल्डिंग से
वो भाग जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन पुराने लोगों पर वो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो पुराने लोगों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से कोई भागने वाला है नहीं। लेकिन लड़के का रूप, उसका हुलिया, सब कुछ बदल चुका था। जैसे हष्ट पुष्ट था, अच्छा था देखने में, वो वैसा दिख ही नहीं रहा था। उसके बाल बढ़ चुके थे, खाना उसे प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रहा था और उसका एक अजीब सा हाल हो चुका था। अब वह वहां से भागता है रात को और सीधा भागते भागते उसके रास्ते में एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अब उसने पटरी के सहारे दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पता ही नहीं था कि वह किस इलाके में है। और अब उसके बाद वहां से उस ट्रेन की पटरी के सहारे जब चलता रहा, दौड़ता रहा, लगभग सुबह हो जाती है तो पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां की लिखी हुई भाषा के आधार पर उसे पता चलता है कि वो तो साउथ के इलाका में है। अब उसे नॉर्थ में जाना है, समझ नहीं पा रहा था। उसमें एक पास पैसे थे नहीं, जाए कैसे, इसलिए कभी टॉयलेट में छुपकर तो कभी किसी के सीट नीचे लेटकर वो ट्रेन में बैठकर गया। और उससे क्योंकि वहां से भागना था तो ट्रेन देश के अलग अलग हिस्से में दौड़ रही थी, भाग रही थी, लेकिन उससे चाहिए था ठिकाना कि बस इस जगह जो जब सबसे खतरनाक जगह थी, उस खतरनाक जगह से वो दूर चला जाए। अब उसकी ट्रेन पहुंच जाती है कोलकाता। कोलकाता से दूसरी बिहार, अलग अलग प्रदेशों में वो ट्रेन दौड़ रही थी। और ट्रेन दौड़ते दौड़ते कभी इस ट्रेन में, कभी दूसरी ट्रेन में, इस तरह से लगातार ट्रेन बदलता चला जाता है। और 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उसकी ट्रेन आगे रुकती है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और वहां पर वो इंतजार कर रहा था कि उसको कुछ पानी मिल जाए, प्यास लगी थी, कुछ खाना मिल जाए, इसलिए कूड़ेदान से वो निकलकर खाना पाना तलाश कर रहा था। उस पर नजर पहुंच जाती है एएसआई नहीं, सब इंस्पेक्टर असलम खान की। और सब इंस्पेक्टर असलम खान ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने पूछा कि कोई नंबर तुम्हें की याद हो तो बताओ। तो एक नंबर बताता है कि बड़ी देर में याद करने के बाद नंबर उसके चचेरे भाई रविंद्र का मिलता है। जब रविंद्र को फोन किया जाता है, जब सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा भाई अपना नम होने का दावा करता है, उसने कहा कि शायद इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उसका इंतजार करते करते थक चुके हैं और आप कौन बोल रहे हैं। मुझे कुछ या नहीं तो वीडियो कॉल कराई जाती है। वीडियो कॉल कराने के बाद जब एक भाई दूसरे भाई से बातचीत कर रहा था तो उसने देखा, उसने होली से पहचानने की कोशिश की, क्योंकि है उसके बाल, उसकी दाढ़ी, उसके कपड़े सब कुछ बदल चुके थे। 5 फुट 6 इंच के आसपास की उसकी लंबाई, और वो पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, सब कुछ अच्छे से बात करने का सलीका, परिवार में उसका ठीक ठाक। और अचानक ऐसे उसका ऐसा रूप देखकर उसके भाई को तरस आता है। गुरुग्राम में रह रहा एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने कहा कि बस मुझे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने में जितना वक्त लगेगा मेरे भाई को यहीं रखना। उसके बाद वो उसे सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई को लेता है। और उसने बताया कि जब यह गायब हुआ था तब उन्होंने ये गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जो कागज की फॉर्मेलिटीज होती है, उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उस लड़के को जब लेके गांव जाता है तो उसके बाद उसकी माँ होती है, जो माँ उसकी विधवा होती है, अपने बेटे को देखकर वो उससे पूछते हुए खूब रोती है, लगती है। और जिस इंस्पेक्टर या पुलिस वाले ने उसकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचने में, उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि कोई मर जाता है तो सब्र जाता है, लेकिन जब किसी मरने की खबर नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वह किस हाल में, किस रूप में होगा। माँ बेटे की राय देख रही थी और बेटा जब आता है तो पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। और यह कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसे पहुंचा। पुलिस उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार उसका अपहरण किसने किया था, कैसे वो वहां तक पहुंचा था, कौन लोग थे, किस तरह की बिल्डिंग में वो काम करता था, और किसने ऐसे लोगों को जिनका शायद अपहरण किया गया होगा, वो महिला, वो पुरुष, वो कौन है, वो समझने की, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पुलिस वहां तक पहुंच पाए, शायद उन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाए तो कहानी कुछ आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की परेशान करना नहीं है, किसी की दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।